दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 17 सितंबर 2020। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट एक बहुत भयानक सा लगने वाला लेकिन बड़ा हितकारी सब्जेक्ट है। अभी उस सब्जेक्ट को हम आपको बताएंगे। पहले हम उसकी कुछ भूमिका ले लेते हैं। पहले हम 2 मिनट, 1 मिनट में ये बताते हैं कि हाउ आवर फेट इज फॉर्म्ड, हाउ वंस फेट इज मेड। किसी का भी भाग्य कैसे निर्धारित होता है। दोस्तों, जैसा हम बताते रहते हैं और जैसा विदित है सबके द्वारा ही कि आदमी का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता रहता है। भूतकाल में जो हमने किया, जो हम थे, वर्तमान काल में जो कर रहे हैं और भविष्य के लिए हमने जो कल्पना की है वह हमारा फेट होगा। इस तरह से हमने लिखा है कि हमारे भूत प्लस वर्तमान के कर्म प्लस भविष्य की कल्पनाएं ये हमारे फेट को बनाती हैं कि आगे हमारा जीवन क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये तो भाग्य को नहीं बदला जा सकता और ये तो फिक्स होता है। यह फिक्स होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि उसको फिक्स हम ही करते जाते हैं। कैसे? देखिए, एक हमारा ये एग्जाम्पल है। यह जयपुर है। जयपुर से ये कार चली है, लगभग 250 किलोमीटर बाद यह दिल्ली है। यह जयपुर से कार चली तो इसका फेट लगभग निश्चित है कि यदि यह एवरेज स्पीड दिया तो यह दिल्ली इतनी बजे पहुंचेगी। अच्छा, मान लो अब इस पॉइंट पर ये बी पॉइंट है हमारा। बी पॉइंट पर ये 150 किलोमीटर चलने के बाद जब 100 किलोमीटर दिल्ली रह गई कि भाई अब फेट क्या है। अब फेट निश्चित हुआ जाता है। पहले निश्चित था कि इतना इतना है, अब ज़्यादा निश्चित हो गया कि ऐसा ऐसा होगा। अब जब 100 किलोमीटर हमारी ये गाड़ी, एक कार है दिल्ली से और ये उधर भागी चली जा रही है, तो भाई इसका फेट क्या होगा? तो इसका फेट लगभग ये होगा, जब 12 बजे ये बी पॉइंट पर है और सी पॉइंट पर इसको जाना है, तो इसकी कार की स्पीड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इससे कम तो चल नहीं सकती। तो क्या 20 किलोमीटर की स्पीड से चली और 100 किलोमीटर ये दूरी है तो इसको 5 घंटे लगेंगे। और यदि ये 7 बजे पहुंचेगी और यदि मान लो कि ये 100 किलोमीटर की स्पीड से चली, एवरेज इसने दे दिया जो ये दे सकती है, तो वह 1 बजे पहुंच जाएगी। और इस पॉइंट पर आप लेते हो कि 66 किलोमीटर, भाई एवरेज लगा लो, कभी 40-50 देगी, कभी 70-80 देगी। इस स्पीड से लगा लो तो ये 100 किलोमीटर का सफ़र ये लगभग 1.5 घंटे में चलेगा। तो ये फिक्स है लगभग कि 1.5 घंटे बाद, मतलब 12 बजे यहाँ पर है, 12 बजे यहाँ पर है, तो ये लगभग 1.5 बजे दिल्ली पहुँच जाएगी। तो यह हमारा फेट हो गया। लेकिन ये फेट निश्चित हो भी गया, लेकिन ये फेट निश्चित हुआ कैसे? हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कि जयपुर से दिल्ली हमने किस स्पीड से कैसे कितनी बजे चली, किस स्पीड से चले और लगभग इतना था। अब जैसे जैसे हम दिल्ली के पास पहुंचते जाएंगे हमारा फेट निश्चित होता जाएगा, चाहे हमें पता चले या नहीं चले। इसी तरह से हमारा फेट जो निश्चित होता जाता है और हम कहते हैं कि भाई ये तो किस्मत से आया। ये तो एक ओपन चीज़ है। दूसरी चीज़ों में ये पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ कैसा हुआ, हम क्या बोले, हमने क्या खाया, क्या सोचे, किसी के साथ क्या किया, क्या सुना, कहाँ रहे, वगैरह वगैरह, भूत में, भविष्य में, और भविष्य में हमने क्या किया है। इन सब का लमसम से ये बनता है कि हमारा भाग्य क्या होगा। देखिए, वर्तमान और भूतकाल के कर्मों का तो हमें सीधा सीधा पता चलता है, लेकिन भविष्य की कल्पनाएं, क्या इससे भी हमारा जीवन निर्धारित होता है? तो हाँ, ये भी हमारा एक कर्म है। दिस इज ए फ्यूचर
डीड जो हमने भविष्य में करना चाहते हैं लेकिन अभी किया नहीं। ऐसा सपोज करो हमारे सामने कोई एक चीज़ है, हमारे सामने सड़क पर कोई सुंदर स्त्री जा रही है, तो उसके बारे में कोई तो क्या करेगा कि भाई देखो कैसा माल जा रहा है, एंड आई शुड गेट इट, व्हाट कैन आई डू। किसी के बारे में कल्पना आएंगे कि देखो कैसी बहन जी है, कितनी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। तो इन दोनों कल्पनाओं से हर एक की किस्मत में कुछ कुछ प्लस माइनस ऐड होता जाएगा, वह उसके जीवन को बनाएगा, चाहे उन्होंने वो कर्म किया या नहीं किया। यह तो हमारा हुआ कि हमें भविष्य में कोई चीज़ कैसे मिलती है। अब हम जल्दी से हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारे इस बारे में हमारे जो मेन पॉइंट पर आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट चूँकि टफ है, बड़ा डरावना सा है, लेकिन अत्यंत हितकारी है, इसलिए हम उसको अभी बताते हैं आपको। पहले हम यह बताते हैं हमारे कर्मों के बारे में ये बता देते हैं। कि देखिए, जब आदमी इसमें हम लिख रहे हैं लेट डाई। पहले हम जो पाषाण युग में रहे, जंगलों में रहते थे, तो हमारा क्या सिद्धांत था कि लिव एंड किल दी अदर्स। जियो लेकिन दूसरों को मार दो, वरना वो अपन को दिक्कत करेंगे। उसके बाद में जैसे आदमी बना, उसने होश संभाला और वो कहा कि भाई इतना कठोर नहीं होने का, अपन को प्रकृति वैसे ही देती है। इसलिए उसका सिद्धांत हुआ लिव एंड लेट डाई, कि तुम तो जियो, किसी को मारो मत, और कोई अपना मरता तो भाई मरने दो, दुख पाता है तो दुख पाने दो। उसके बाद में जब आदमी देवत्व में प्रवेश करता जाता है तो उसका सिद्धांत बनता जाता है कि लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो। पहले था जियो और मत जीने दो, किल देम, और बीच का सिद्धांत। तो इनको आप ऐसे समझ लिए कि जैसे ये तो निगेटिव हुए, ये जीरो हुआ, ये प्लस हुआ। यह देवत्व का सिद्धांत है, ये आदमी का सिद्धांत है, ये एक पैशाचिक सिद्धांत है, जानवरों का सिद्धांत है। हमारे देश में क्या चली, हम किसी को दोष नहीं देते, और दोष देते हैं तो अभी हम क्या कर सकते हैं। भारत में हजारों साल पहले से जो सिद्धांत चला, वह सिद्धांत यह चला कि लिव एंड किल दी अदर्स। यदि हम किल नहीं कर सकते तो कम से कम उनको इतना कमज़ोर बना दो कि किल करने से भी वर्स्ट पोजीशन में है। जो भारत में मनुवाद का सिद्धांत चला, उसने क्या किया कि खुद तो खाओ पियो, लेकिन दूसरों को इतना कमज़ोर बना दो। इससे क्या हुआ, भारत का समाज जो एक बॉडी है, यह एक समाज की जो बॉडी है, उसमें क्या हुआ, मान लो ये आदमी है, ये इसका पेट है, ये इसके पैर हैं, ये इसके हाथ हैं, ये इसका दिमाग है, इसका सिर है, ये इसका गला है, जो ऐसे ऐसे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सिद्धांतों के अनुसार लिव एंड किल दी अदर्स, या ऐसा नहीं करो तो लिव एंड मेक दी अदर्स वेरी वीक, जिससे कि आपका जीना आसान हो जाए। तो ये जो मनु का सिद्धांत था, मनु के सिद्धांत से वर्ण व्यवस्था निकली, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था निकली, और जो अभी हमारे यहाँ चलता है सिद्धांत, जो चलता है, जिससे देश चलता है, वो इसी सिद्धांत से चलता है कि लिव एंड किल दी अदर्स, दूसरों को कमज़ोर बनाओ। इससे क्या हुआ कि जो भारत का बॉडी है, भारत का शरीर है, उसके साथ ऐसा हुआ कि यह भारत का शरीर तो है, लेकिन इसके हाथ ये जो हैं, इसमें ऐसे छल्ले डाल दो या ऐसे बांध दो जिससे कि यहाँ पर पोषण पहुँचे ही नहीं।
चाहे ये हृदय अपना ब्लड सर्कुलेशन कैसे करे, लेकिन ये यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पर भी छल्ले डाल दो या बांध दो कि ये पैरों के पास नहीं जाएगा। ये कैसे हमारा कंपीट कर लेते हैं, क्योंकि हम तो दिमाग में बैठे हैं या यहाँ जगह बैठे हैं। उन विचारों को समझ लो, या उन दुष्टों को ये पता नहीं था कि ये तो बड़ा भयानक सिद्धांत है और इससे नुकसान पूरे समाज का होगा, राष्ट्र का होगा। इसलिए ये जो शरीर है, ये भारत का शरीर अपंग हो गया, क्योंकि जहाँ हाथ पैर ही नहीं चलेंगे वह क्या काम करेगा। और हजारों साल तक हम जो गुलाम रहे वह इसी सिद्धांत की वजह से रहे, और आज जो हमारा साथ हो रहा है वो यही हो रहा है। भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसा कैंसर, एक ऐसा नासूर बन गया है कि जाति वाले ही अच्छे लगते हैं, दूसरे अरे ये हमारे लोग थोड़ी हैं। लेकिन प्रकृति का सिस्टम तो आगे बढ़ता जाता है। यह तो हमारे 5,000 साल पहले हुआ, और इसमें जो विभक्त परिणाम हुए, जो भी भाई ये हुए, हम उनको नहीं बता रहे, बताते ही रहते हैं। और सारी दुनिया बताती है, नेट भरा पड़ा है या किताबें भरी पड़ी हैं कि इसने देश में क्या हाहाकार मचाया। अब ये जो उसमें देश में हाहाकार जो मचा दिया, अब इसमें देखो आजकल क्या हो रहा है। अब आजकल ये हो रहा है कि आप देखिए, जाति प्रथा से वर्ग बने, जातियाँ बनी, और ये सवर्ण जो लगभग मान लो 15-20% हैं, इसमें ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, अदर्स हैं, जिसमें राजपूत हैं, पंजाबी हैं। इसमें ओबीसी हैं जो लगभग 50% हैं, जिसमें हिंदू ओबीसी ये 35%, मुस्लिम समझ लो ये 15% टोटल है, और दलित जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है एससी 20%, एससी 10% हमने लिया है, लोअर ग्रुप के 30% हमने मान लिए। और यदि आप आज देखें और यह टेबल से, नेट से लें, या जैसे भी अखबारों में, यूट्यूब में आते रहते हैं कि पोजीशन क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट कितने हैं, जिसमें कितने ब्राह्मण जो कितने परसेंट हैं, ब्राह्मण कितने, बनिए कितने, अदर कितने हैं, अदर सवर्ण कितने, ओबीसी कितने, जिसमें हिंदू ओबीसी ये कितने, ये टेबल बनाओ। ऐसे ही आप आईएएस और क्लास 1 ऑफिसर्स का बनाओ, सेक्रेटरीज कितनी हैं उनको देखो, वाइस चांसलर कितने हैं कहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में उनको देखो, प्रधानमंत्री सेक्रेटरीज में देखो किसके कितने ऐसे हैं, राष्ट्रपति सेक्रेटरी में देखो, मीडिया में देखो, एनआईए में देखो, सीबीआई में देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में देखो, मीडिया में देखो, फैक्ट्रीज किन की कितनी है, कार्स किन की कितनी पास है, मनी कहाँ है। फिर ये देखो रेप किसके कितने होते हैं, भूख से कौन लोग कितने मरते हैं, मर्डर्स कितनी होती हैं, रिक्शा वाले कौन है कितने हैं, ये कितनी होती हैं, बिजली के मिस्त्री यही क्यों हैं, ड्राइवर यही क्यों हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में किसकी जाति के लोग हैं, यही क्यों हैं। यह है, यह हकीकत है। फिर ये देखो कि ऐसा क्यों है, ऐसा इस पुराने भयानक सिद्धांत की वजह से ही है। और जो हजारों साल पहले चल गए वो तो हुआ जो हुआ, उसको भूला भी जा सकता है, लेकिन हमारे कर्णधार वर्तमान में भी उन्होंने 70 साल में आज़ादी के बाद में भी यही किया है, उसको मिटाने का कोई नहीं किया, जिसकी वजह से ये बॉडी पैरालिसिस हो गया, पूरे समाज की बॉडी, और भारत हारा गुलाम बना। अभी भी ऐसा है कि भाई ऐसा ही करो, क्योंकि उनके खोपड़ों में कोई दिमाग नहीं है, उनको पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ आप समझें, प्रकृति के नियमों को लें। देखिए प्रकृति के बेसिक लॉज क्या हैं। बेसिक लॉज हम बताते हैं कि देखो ये षड्यंत्र का 3 डायमेंशनल सिद्धांत है, जिससे ज़्यादातर और सिद्धांत निकलते हैं। ये विद्याओं की विद्या है, ये साइंसेज का बाप साइंस है, ये सारी चीज़ें हैं। इससे क्या निकलते हैं, प्लस माइनस और जीरो। इससे क्या निकलते हैं, लॉ ऑफ प्लस माइनस एंड जीरो, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ डे एंड नाइट,
लॉ ऑफ लाइफ, या बहुत सी चीज़ें इससे निकलती हैं या इससे न निकल कर अलग से जो आती हैं वह ये बताती है, वो ये बताते हैं कि प्रकृति ये परम हमारे परमात्मा की एक चेरी है, उसकी काम करने की एजेंसी है, ये करती है, ये गलत नहीं करती। आज जिसने जो किया है वो कल को उतना ही उसके साथ अवश्य होगा, इसे कोई रोक नहीं सकती। इसी के आधार पर इमर्सन ने कहा था कि व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। आज आप शक्ति में हो, आज आप कल को आप पढ़े लिखे थे, आपने जो सिद्धांत बना दिए, लेकिन ये देख लो कि कल को वही सिद्धांत आप पर भी लागू होंगे। आज आपने बकरे को खा लिया होगा, प्रकृति में ऐसा अलाव है, लेकिन ये देख लो कि कल को आपको भी खाया जाएगा, आपको पता चले या नहीं चले। इसलिए यह जो भूतकाल में हुआ, मनु के सिद्धांत ने देश को अपाहिज बना दिया, पूरे समाज को बना दिया। और आज जो ये कर रहे हैं, ये टेबल देखो, इस टेबल में आप रखेंगे तो आपको पता चलता है कि देश में क्या क्या हाहाकार मचा हुआ है। और इस देश में जो आज जो भी हो रहा है वह इसी से प्रभावित होकर हो रहा है, क्योंकि रूलर चाहते हैं कि ऐसा करें, क्योंकि उनके दिमाग खराब हो गए, वे पगलाए हुए हैं। उनको पता नहीं कि प्रकृति किसी पर अपना बदला नहीं छोड़ती। प्रकृति जो प्लस माइनस जीरो है, कल को ये चक्र जो घूमेगा, आज जहाँ पर धूप है कल को वहाँ अंधेर छाई होगी, आज दिन है वहाँ रात होगी, ऐसा ये चलेगा। आज जो चक्र के नीचे आए कल को वे निकल जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे। इन सब का क्या रिजल्ट निकलता है कि आप कितना ही कर लो। और एक बात इसके साथ आप यह जोड़ दो, पहले हम गणित में छोटे से थे जो पढ़ते थे कि भाई इस काम को रोजाना इतने मजदूर इतने घंटे में इतने दिन में पूरा करते हैं, तो भाई इस काम के लिए कितने मजदूर लगाएं और इतने घंटे डेली काम करके ऐसा करें। तो उसमें एक चीज़ निकालनी होती है, तो हम यह पता लगाते हैं कि भाई ऐसा करना है, यदि घंटे बढ़ाने हैं तो मजदूर कम करने होंगे, मजदूर बढ़ाने तो घंटे कम करने होंगे, जैसा भी हम उसके अनुसार निकालते हैं। इसी तरह से प्रकृति का पेनल्टी सिस्टम देखिए, हजारों साल से जिन लोगों ने दुख उठाए, भूखे नंगे रहे, उनको बांध दिया गया, उनके साथ जो किया गया, उनके लिए एक पेनल्टी मिली। वो क्या है कि थप्पड़ खाओ, जूते खाओ, भूखे रहो, ये करो और ये करो और गंदे काम करो। लेकिन जिन्होंने करवाया, प्रकृति उनको भी दंड देगी। उनको हजारों साल से मान लो थप्पड़ का दंड दिया, और प्रकृति को 10 साल में किसी को दंड देना है, तो वह दंड बराबर का तभी होगा कि उनके थप्पड़ पड़े सैकड़ों साल से, तो उनको भयानक दंड दिया जाएगा जिन्होंने ये मैनेज किया। क्योंकि आप बड़े भाई हो गए या सर्वेसर हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस समय भी वही लिव एंड किल दी अदर्स वाला सिद्धांत लगाएंगे, लिव एंड लेट डाई वाला ही करेंगे। आज तो लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत से चलता है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसी में सबका भला है। जब तक अंधेरे जमाने हों, जब तक नहीं चले तो कोई बात नहीं। सारी संसार, सारी दुनिया, मानवता कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और भाई दिखता भी था, सारे धर्म ग्रंथ, सारे लोग ये बोलते हैं। लेकिन जब आंखें खुली तो ये पता चला कि यह तो गलत बात है। लोग अपनी बहन बेटियों को झोंकते थे जलती चिताओं में, लेकिन जब आंखें खुली, जब अंग्रेज आए या कानून बना, तो भाई ये गलत बात है, ऐसा मत करो। आज लोग जागरूक हो रहे हैं, जो जाति प्रथा सिस्टम या जो भी हो गए उसमें यह हो गया कि भाई ऐसा मत करो, दिस इज वेरी डेंजरस, रिमूव दिस कास्ट सिस्टम, ये देश को खा जाएगा। पहले हुआ जो हुआ, हो गया होगा, लेकिन अब मत करो। इन और बहुत से विवेचनाओं से, सिद्धांतों से, हमारे निष्कर्षों से, और जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला भी है, हमारा आज का सब्जेक्ट यह निकलता है। हम ये सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं, देखो किसी गलत भावना से नहीं,
कि यदि हमारी आज भी आंखें खुल जाएं तो बहुत कुछ हमारा फेट चेंज हो सकता है। क्योंकि ये फेट चेंज तो जब ज़्यादा होता जब हम जयपुर से निकलते हुए ही अपना प्लान करते कि भाई 100 स्पीड से चलाना है या इससे चलाना है। जब हमने 20-25 से चलाया और जब हमारी आंख 100 पर खुल जाए तो भी अब भाई इस समय पहुंचना है तो ऐसा करो। इस सिद्धांत के अनुसार हमें ये करना चाहिए कि जो करने की ज़रूरत है, वरना ये बड़ा भयानक होगा। बहुत से लोगों को ये मार देगा, भयानक दंड देगा। इस दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके डेफिनेट रीजन हैं। वो परमपिता परमात्मा की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि बस हो गया, वह पिट गया, वो मर गया, वो किल हो गया। जर्मनी में लाखों यहूदी ऐसे ही नहीं मार दिए गए। भारत के रूलिंग फैमिली के आधे से लोग दर्दनाक मौत से ऐसे ही नहीं मर गए। उत्तराखंड ट्रेजडी में लाखों 20,000 लोग ऐसे ही चिल्लाते दफन नहीं हो गए। सबके डेफिनेट रीजंस हैं। प्रकृति ऐसा नहीं करती, किसी के सामने ऐसा कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आंखें खोलो। मेरा बुरा मत मानना, मेरा जो सब्जेक्ट है वह कोई बुरे उसके लिए नहीं, मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि अभी भी आंखें खोलो। मैं पहले बोलता ही रहता हूँ, देखो 13/9/20 को भी मैंने ये बोला था, उससे पहले भी मैं माइल्ड वे में धीमे धीमे बोलता रहता हूँ कि कोई बुरा नहीं माने, क्योंकि सुनाया वही जाता है जिसके लिए सामने वाला तैयार होता है। ये ऐसे ही समझ लो इसके लिए कि जैसे सामने किसी आदमी के सामने कोई लेडी है, लड़की है, तो वह उसको ऐसे ही शब्द कहेगा, ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे जैसे वो समझेगा कि वह अब इसके लिए तैयार है। क्या अनजान की तरह बोलें, क्या दोस्त की तरह बोलें, क्या फिर क्या शब्द कहें, क्या उसको हम टच कर लें या आगे बढ़ें या उसके साथ पिक्चर देखने जाएं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका वातावरण कैसा चल रहा है। जो आज का वातावरण है उसको ओपन होता जाता है, उसमें हम ये कह सकते हैं, और ये मैं भले के लिए कह सकता हूँ, बुरा मत मानना। हमारा सब्जेक्ट सुनो। वह सब्जेक्ट क्या है कि भारत के बढ़िया ब्राह्मण भाई ऐसे हैं जैसे कि प्रकृति की प्रयोगशाला में, या यह समझ लो कि कसाई या खटी की दुकान में बंधे हुए बकरे। फिर सुन लो, भारत के बढ़िया ब्राह्मण भाई प्रकृति की प्रयोगशाला में ऐसे ही हैं जैसे कि कसाई की दुकान में बंधे हुए बकरे। हो सकता है नंबर अभी आ जाए या कितने साल लग जाएं, लेकिन होगा तो ऐसा ही यदि हम नहीं संभले तो। दूसरे शब्दों में जातीय नरसंहार होगा, क्योंकि यह हमारे सारे कर्मों का फल है। हमने जो क्या किया वह उसका रिजल्ट तो आएगा। खिलजी कोई चित्तौड़गढ़ में ऐसे ही चढ़ाई नहीं कर दी उसने, उसकी बैकग्राउंड, उसका पिछला हिसाब देखिए तो क्या हुआ। और भी बहुत सी बातें हैं जो हमको आपको बतानी चाहिए। आप खुद ही विद्वान हैं, सोच सकते हैं। दोस्तों, इस सारी विवेचना का मतलब, हमारा मतलब किसी को डराना नहीं है, किसी पर कोई प्रहार नहीं करना नहीं है। हमें अपने भाइयों की आंखें खोलनी है और ये क्लियर बताना है हमारे विचार से, चाहे कल को हमको कोई गाली ही दे। ये आरएसएस वाले, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी वाले, ये शंकराचार्य वाले, ये सब लोग एक बच्चे हैं। बच्चे भी बिगड़े हुए हैं, जो दारू पी ली है उन्होंने, उनको होश नहीं है। ऊपर से उनके पास अथाह धन आ गया है, सत्ता आ गई है, Z+ से गिरे हुए हैं। इनको ये पता नहीं ये दुनिया किस चिड़िया का नाम है। और देखना ऐसा ही चलता रही तो ये अपने लोगों को, ये 10-12% को, सबसे पहले ब्राह्मण फिर बढ़ियाओं को ये मरवा डालेंगे। और ऐसा हो जाएगा क्योंकि समय किसी का लिहाज नहीं करता। इसलिए आप सुन लीजिए मैंने क्या कहा है, और ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया। ईश्वर करे मेरी विवेचना ये गलत हो, मेरी ये भविष्यवाणी ये फेल हो जाए।
मैं चाहता हूँ ऐसा दिल से, लेकिन किसी के निष्कर्ष, किसी के रिसर्च ऐसे ही मेरी तो फेल होती नहीं। इसलिए कोशिश करो जितना भी बचाव हो जाए। हजारों साल पहले हम यह करते थे, आज भी हम यही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह घटित होगा, और आज का ज़माना वैसा ज़माना नहीं है। ये जो बहुजन लोग, ये 85% लोग अब ये सोचते हैं कि रे साला ये तो ऐसे ही नहीं हुआ, ये तो किया कराया था, हमारी किस्मत का परिणाम नहीं था, पिछले जन्म में भगवान ने नहीं लिखा, यह तो इन लोगों ने किया। और सुनो, जिसके साथ होता है वह उसी को उसका पता होता है। लोगों को भूखे नंगे रखकर, बिना हथियार के रखकर, या जैसे भी रखकर, जैसी स्टेज में पहुंचाया गया, और फिर उनकी बहन बेटियों को पूजा स्थलों में रखकर दिन रात नचवाया गया, जिनके साथ अनाचार अत्याचार जो किया गया सब लोगों को याद है। इसलिए लोगों कोशिश करो कि वह ज़माना लोग भूल जाएं, वरना बड़ा भयानक है। वह लोग बदला ये लोग जरूर लेंगे। ये बदले वाली बात है जो मैं फिर भी ये सहृदयता से बता रहा हूँ, इसको कोई नहीं बोलता, या तो जानते नहीं या जानते हैं तो डरते हैं। इसको मैंने एक बार थोड़ा सा सुना था, विवेकानंद की किताब में वो बोल रहे थे, उन्होंने लिखा था कि अरे हिंदू तुम कर क्या रहे हो, हिंदू सोवर्ण तुम कर क्या रहे हो, देखो एक दिन ये गरीब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी समय संभल जाओ। इन बड़े बड़े धुरंधरों को, इनको कर्णधारों को समझा दो, समय तो समझाएगा ही। वह किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे मैं हूँ आप हो, जैसे भी। आज ये मैंने कहा, बड़ी हिम्मत करके कहा है, बड़े आपके भले के लिए कहा है। आप बुरा मत मानना, बुरा मानेंगे तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए अपनी तरफ दूसरे शब्दों में ये जातीय नरसंहार को, ये जेनोसाइड को, ये मैसेक्रे को आकर्षित मत करिए, जो तुम लगातार सैकड़ों सालों से आकर्षित करते जाते हो। और ये बात मुझे आज ही पता नहीं, 40 साल पहले जब मैंने होश संभाला कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा इन गरीबों के साथ होता है, तो इनके साथ भी ऐसा होगा। अभी भी मैं भगवान ने कुछ करने लायक नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन कहने लायक, बोलने लायक तो बनाया, इतना ही सही। उसकी मर्जी है, वो किसी से क्या कराता है क्या नहीं कराता। कोई अभी मीठी नींद सो रहा है, कोई दुबई जाने की तैयारी कर रहा है, मैं अपने झक इस वीडियो में लगा हूँ, जैसी उसकी मर्जी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं सबके भले के लिए ये मैंने लिखा है, बोला है, वीडियो बनाया है, बुराई के लिए नहीं। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।